श्री घनश्याम तिवारी जी। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप आसन पर हैं और मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, और वक्ता बहुत अच्छे हैं तो श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे और मुझे समय मिलेगा, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, जो वक्ता श्रोता होता है वही ज्ञान का निधि होता है। और मैं समझता हूँ आप ज्ञानवान आदमी है, इसलिए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं उपसभापति महोदय में निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी सभा में जाओ, उसमें अगर सत्य आपको पता है और उस सत्य को आप प्रकट नहीं करो तो आप पाप के भागीदार होंगे। तो मैं आज मन से एक सत्य को प्रकट करना चाहता हूँ। आज जो चर्चा जिसमें हो रही थी, विपक्ष के माननीय नेता खड़गे साहब एक घटना की बात कर रहे थे और माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी का उन्होंने वो वक्तव्य सुनाया था। उस घटना के समय, उस वक्तव्य के समय मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उस समय मौजूद था, और मैं उन तथ्यों को और उन बातों को सदन के सामने अगर स्पष्ट रूप से नहीं रखूं तो मेरे लिए उचित नहीं होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में गोधरा के गुजरात की स्थिति के बाद में चर्चा हो रही थी, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो कार्यकारिणी की मीटिंग में बिल्कुल पीछे बैठे थे। पूरी समय पर चर्चा हो गई, और चर्चा होने के बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए और खड़े होकर बोले निर्लिप्त भाव से, मुझे ध्यान है सीन, आप आधी बाहों की कमीज पहन रखी थी और खड़े होकर बोले, एक शब्द बोले थे कि यदि कार्यकारिणी को इतना बोलते मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। मैं 12 साल तक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा हूं। सारी कार्यकारिणी ने एक स्वर से कहा कि नो नो नो, आपको मुख्यमंत्री रहना है। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप तो राजधर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए अपना मुख्यमंत्री पद पर बने रहिए। ये उस समय की घटना है जो मैं वहां का प्रत्यक्षदर्शी हूं, और इसलिए मैंने आज सभा के सामने अगर मैं बात, मैंने उस समय भी खड़ा हुआ था जिस समय बात चल रही थी, इसलिए इस सारी शब्दों को एक साथ बोलकर काम करने का काम करना चाहिए, ये मैंने कहा। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात से बहुत ही इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बात करना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रपति महोदया ने, महामहिम ने, जो उड़िया कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावंत की जिस कविता का जिक्र किया था अपने अभिभाषण में, वसुंधरा तले भारत रमणी, नूहे हीन नूहे दीन, अमर कीर्ति कोटि युगे, कैभे जगतुम नोहिम लीन। भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की तुलना में न तो हीन है न दीन है, संपूर्ण जगत में उसकी अमर कीर्ति युगों युगों तक कभी लुप्त नहीं होगी, यानी सदैव बनी रहेगी। इसके इस ओडिशा की कविता की उस 100 वर्ष पहले कही गई, इसके साथ उन्होंने शुरुआत की, और उसका प्रतीक के रूप में भारत के लोकतंत्र के 75 साल के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक अमृत की बूंद की तरह से माननीय द्रौपदी जी मुर्मू ने ये अभिभाषण दिया। उस अभिभाषण का हम समर्थन करते हैं, और उस अभिभाषण में जो उन्होंने पहली बात कही, हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। माननीय सभापति महोदय, अतीत से जुड़ा हो और स्वर्णिम अध्याय हो। आज अमृत काल में कहा कि अतीत से जुड़ा हो और स्वर्णिम अध्याय हो। 25 साल बाद जब 100 साल का होगा, इसका अर्थ क्या है? अर्थ बहुत साफ है, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, ओ चिरनवीन, ओ पुराचीन, उपमा विहीन, जय है, ये इसका अर्थ। जगती का प्रथम राष्ट्र भारत। मुझे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता, जब मैं भाषण सुन रहा था, आइए आप भी भारत जोड़ो में शामिल होइए, आप भी भारत जोड़ो में शामिल होइए। भारत कोई नया राष्ट्र नहीं है। दुनिया मानती है कि विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। उसमें कहा है
वयम राष्ट्रे जागृयाम है, हम हमारे राष्ट्र का जागरण करें। उसमें राष्ट्रगीत है, आराष्ट्रे राजन्य सुरिखभ्योति दोग्द्री धेनु नडवाणानसु स्त्री युवा से जवान से वीरो जायता, बहुत लंबा है। तो राष्ट्र आज का नहीं। अरे राष्ट्र को जब जोड़ने की बात करते हैं तो थोड़ी सी बात सुन लें कि पार्वती माता शिव जी की पत्नी, वो गिरिराज की बेटी है, हिमालय की बेटी। उनको शिव जी से प्यार हो गया, लव मैरिज करने की इच्छा होगी कि शिव जी से प्यार करेंगे। अब शिव जी से प्यार करना था, शादी करनी थी, वरम शंभु ने तो रही कुमारी, तो उनको हिमालय की बेटी को कैलाश के थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, मानसूर की तरफ। वहां न जाकर वो कन्याकुमारी में गई, तमिलनाडु के पास, और कन्याकुमारी में जाकर वहां तपस्या की, और वहां देवी पादम का मंदिर कन्याकुमारी में बना हुआ है। तो जो कन्या पार्वती हिमालय से कन्याकुमारी में गई और वहां जाकर शिव जी के लिए प्रार्थना की, तो पार्वती माता समुद्र के किनारे कन्याकुमारी से हिमालय पर शिव जी को देख रहे हैं, और शिव जी महाराज उत्तर में बैठे हुए पार्वती को तपस्या करते हुए देख रहे हैं कन्याकुमारी में। तो जब शिव जी और पार्वती जी संपूर्ण भारत को अपने नेत्रों से देख रहे हैं, तो ये भारत तो उसी दिन जुड़ गया था। इसको कौन जोड़ने का प्रयत्न करता है? ये भारत जुड़ा हुआ है, भारत, उस भारत को। अरे पार्टी ना जुड़ी तुमसे क्या भारत का जोड़ो? अब भारत जोड़ो। अब फिर भारत जोड़ने का प्रयत्न किया, मैं बोल रहा हूं, बोलने दीजिए। भारत जोड़ने का प्रयत्न किया आदि शंकराचार्य ने। वो कहां से चले? वो केरल के कालड़ी गांव से चले, और केरल के कालड़ी गांव से चलकर ठेठ केदारनाथ तक गए। उस भारत जोड़ने वाले सन्यासी की गांव में कौन गया? कालड़ी में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जाकर वहां उनके गांव में, घर में जाकर वो बात की, और वहां से केदारनाथ में जाकर उनका स्मारक बनाया, जो आज तक नहीं बना था। ये भारत जोड़ने का काम तो ऐसा है ना, आओ जुड़ो, आओ जुड़ो। हम तो जोड़ ही रहे हैं, हम तोड़ने का काम कर ही कहा रहे हैं। एक और मुझे जो बार बार ये बात कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, किसने शुरू किया हिंदू मुस्लिम? हमने कभी नहीं किया, हमने कभी नहीं किया। 1900 कांग्रेस अधिवेशन में किया। हिंदुओं के हो मुसलमानों के हो, मेरा समय, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। 1914 में मुस्लिम लीग के साथ खिलाफत आंदोलन में जो समझौता किया कांग्रेस ने कि हम टर्की में खिलाफत का समर्थन करेंगे, तुम भारत की आजादी का समर्थन करो, उस दिन हिंदू मुसलमान की नींव कांग्रेस पार्टी ने डाली थी, जो 1947 में विभाजन के रूप में जाकर उभरी है। पाप तो कांग्रेस का किया हुआ है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदू मुसलमानों का अलग कानून बनना चाहिए। हम तो हिंदू मुसलमान के अलग कानून के पक्ष में नहीं है साहब। सबका साथ, हम तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए एक कानून, सबके लिए एक काम हो। हम तो कभी इसमें करते ही नहीं। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया बिना जात के। अब जितनी लाभार्थी हैं भारत में मुस्लिम जनसंख्या के आपात में, वो करते मुसलमानों का नाम नहीं लिया। हम तो हिंदू मुसलमान को अलग मानते ही नहीं है। इसलिए जब लाभार्थियों में जितने गरीबों को लाभार्थी मिले हैं, उनमें 31% मुस्लिम है। आबादी से दुगना उनको लाभ मिला है। ये नहीं दिखता है। एक तो इसलिए अरे यहाँ की बात करो, वर्तमान की। मौलाना याद कर रहे हो, माल खा रहे हो, माल। मौलाना तो सभापति महोदय, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरे मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने जो अभूतपूर्व काम किया है, उस काम को मैं आप जानना चाहता हूँ।
सुन लो, दो, शिक्षा की बातें सुन लो। अब ये रनिंग कमेटी मत करो भैया, सुन लो, थोड़ा सा धैर्य रखो, वो डायरेक्ट होंगे। प्लीज तो प्लीज मैं डू नॉट सभापति महोदय, डू नॉट डिस्टर्ब द मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लाई। is it point of order? Is it 238 with explanation. Sir, there is nothing against you, but you referred to Khilafat Andolan. That was an idea of Mahatma Gandhi. This house has not acquired a stature whereby you can question the decision of none other than the great personality called Mahatma Gandhi. It was Mahatma Gandhi's idea. महात्मा गांधी जी का हम इतना समर्थन करते हैं, तो मैं please carry on? सभापति महोदय, Please carry on. नई शिक्षा नीति माननीय मोदी जी ने जारी की। उसने नई शिक्षा नीति वो लॉर्ड मेकाले की जो शिक्षा नीति 1884 में उन्होंने कहा था, मद्रास से लेकर, उसमें मद्रास नाम था चेन्नई का, मद्रास से लेकर उन्होंने यात्रा की और यात्रा करके हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने भाषण दिया कि हमने यहाँ नए गरीब देखा है, न हमने यहाँ पर लाचार आदमी देखा है, न झूठने वाला आदमी देखा है। जब तक हम इनकी शिक्षा पद्धति को समाप्त नहीं कर सकते, तब तक हम इनको गुलाम नहीं बना सकते। इसलिए उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति पर हमला किया और लॉर्ड मेकाले के आधार पर हमारी शिक्षा नीति बनी। वो शिक्षा नीति चलती रही, उसको चेंज करने का प्रयास सबसे पहले किया मुरली मनोहर जी जोशी, जब भारत के मानव संसाधन मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तब सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया, वहां से काम चालू हुआ। और उसके बाद भी मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब माननीय अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे, तब उन्होंने मैं शिक्षा मंत्री था राजस्थान का, और सारे भारत की केब कमेटी का यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चेयरमैन बनाया था। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और उस कमेटी के चेयरमैन के नाते हमने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हुआ। और उसके बाद में माननीय मोदी जी ने 2020 में नई शिक्षा नीति जारी की, जिसके अंतर्गत ग्रोस एनरोलमेंट रेशो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पादन का 3% से बढ़ाकर 6% सार्वजनिक व्यय करने का तय किया गया है और मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। ये काम यहाँ से शुरू हुआ। इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो शिक्षा पर जो व्यय किया जा रहा है, उस शिक्षा के व्यय पर माननीय सभापति अगर ध्यान देंगे तो 2013-14 के बजट में 26,750 करोड़ रुपए थे, 2022-23 में 40,828 करोड़ हुए और 2023-24 में 44,094 करोड़ रुपए हुए। एक बढ़ोतरी शिक्षा के क्षेत्र में हुई। स्कूल शिक्षा में 13-14 में 52,701 करोड़ आवंटित हुए, 22-23 में 63,449 करोड़ आवंटित हुए और 23-24 में 68,804 करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा में भारत सरकार ने आवंटित करके शिक्षा का क्षेत्र का ये काम किया। इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, Please conclude. Try to conclude. You have one more minute. टाइम है इनका। अभी बीच में व्यवधान का समय मिलेगा, आप घनश्याम जी, that is the मैंने सर आपको शुरू में कहा था कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। time allotted, Ghanshyam ji. So you have one more minute. Please carry on. Please carry on. तो मैं निवेदन ये करना चाहता था कि मुझे कहा गया था कि आपको 15 मिनट का टाइम है। It is only caution bell. One more minute. Please carry on. हाँ, यस। 1.5 करोड़ लोगों का नामांकन हुआ डिजिटल में, 18 लाख विद्यार्थी और 14,500 स्कूलों का विकास हुआ। इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय हैं, उनका भी हमने 1,049 से बढ़ाकर 1,249 किए। नवोदय विद्यालय खोले हैं। उच्च शिक्षाओं में हमने 42,343 कॉलेज जो हमारी हो गई हैं। इसी प्रकार से यूजीसी की संख्या में बढ़कर 90% की बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा के हर क्षेत्र में
काम किया है और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए, मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए और 2 डिग्री एक साथ लेने के लिए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस शिक्षा नीति को भारत के सभी प्रांतों ने भी स्वीकार, सरकारों ने भी स्वीकार कर लिया है और ये शिक्षा नीति भारत के लिए एक नई दिशा का काम करेगी। अंत में थैंक यू घनश्याम जी, प्लीज कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ साहब। अंत में एक जो राजस्थानी भाषा के कवि हैं, उन्होंने कहा, सब ने अपनी कविता की बात कही है, तो मैं 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। आजादी के अमृत काल में हम अमृत पुत्रों की आस फलित हो गई, कुर्सी कलित हो गई, कुलित हो गई, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अति दलित हो गई, पिछड़ी अगड़ी, अब उपराष्ट्रपति धनखड़ प्रचलित हो गए, जगत मान प्रधान नरेंद्र मोदी, भारत माता ललित हो गई, G20 जय शिरोमणि बड़ी साख हमारी है, गणतंत्र शीर्ष सिंहासन शक्ति स्वरूपा नारी है। श्रीमती जया